Students, I am Rajat Chaube and in this video we'll finish carbon and its compound in a single shot. तो पहले अपन कार्बन को थोड़ा जान लेते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4. मतलब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4. तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी 4. अब यहां से आपको समझना यह है कि इसके लास्ट शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ रिपल्शन. तो ना ये गेन करेगा ना ये लूज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा. और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा. तो जो इसमें बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग विल बी कोवेलेंट. अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा. देन नेक्स्ट टॉपिक इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर और वी कैन से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझना है. CH4 अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं. कार्बन एटॉमिक नंबर आपने देखा 6, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. So these are the 4 electrons of carbon and with this carbon 4 hydrogens are attached. तो आपने 4 हाइड्रोजन लगा देना और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1. तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1. तो ये इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा शेयरिंग होकर और इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड. अब इसमें आपको सर्कल्स बनाने पड़ते हैं. सो दिस सर्किल इज ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. अब आपको कार्बन का सर्किल बनाना है, ठीक है. तो कार्बन का सर्किल के लिए आपको ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर हुए थे वहां से स्टार्ट करोगे. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं CO2. तो CO2 का एग्जांपल जब आप देखोगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपको बनाने हैं वो इस तरीके से बनाने हैं. क्यों बनाने हैं वो अभी हम बताते हैं. ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितना होता है 6. देन अगेन ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 थे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं. तो वो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा. तो जो सर्किल बनेगा वो ऑक्सीजन का सर्किल ये हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का सर्किल ये हो जाएगा और जो कार्बन का सर्किल होगा वो इस तरीके से बन जाएगा. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल एंड दैट विल बी ऑफ CH4. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया. अब इस बॉन्डिंग पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्बन होगा वो C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव इस तरीके से कंपाउंड नहीं बनाएगा. दैट मींस C4 नेगेटिव इसको क्या बोलेंगे अपन एनाइन. C4 पॉजिटिव इसको क्या बोलेंगे कैटाइन. तो ये वो जो आयंस हैं ये पॉसिबल नहीं है कार्बन में. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डोनेट और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. ना ये लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो लूज भी नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा. तो क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इट फॉर्म्स, मेन रीजन विल बी इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर हुआ? तो कार्बन C4 नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है, C4 पॉजिटिव भी पॉसिबल नहीं. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना गेन ना लूज करेगा. ये क्या करेगा? शेयर करेगा एंड इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. अब एलोट्रोप ऑफ कार्बन में कितने आपको ध्यान रखने हैं? 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरीन. तो अब डायमंड में आपको क्या ध्यान रखना है? इसका स्ट्रक्चर. तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? केज लाइक स्ट्रक्चर. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई डायमंड इज सो हार्ड. आपको मालूम है डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल. तो डायमंड हार्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट एलोट्रोप इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा? लेयर्ड स्ट्रक्चर. इसी लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से जो ग्रेफाइट है उसको अपन ल्यूब्रिकेंट्स की तरह यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीस. तो अब लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि सपोज एक लेयर ग्रेफाइट की है तो कार्बन की एक लेयर ये है, उसके ऊपर एक और कार्बन होगा हेक्सागन
शेप में होते हैं, तो इस तरीके से ऐसे लेयर बनती जाएगी। तो लेयर स्ट्रक्चर की वजह से वो कैसे हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा, और उसको अपन ल्यूब्रिकेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है ग्रेफाइट की, दैट इट इज अ गुड कंडक्टर। अब कोई भी चीज कंडक्टर क्यों होती है, बिकॉज उसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें करंट होगा। ठीक है, लास्ट एलोट्रोप इज बकमिंस्टर फुलरीन। तो अब बकमिंस्टर फुलरीन क्या होगा, एक फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन विल बी C60, और इसका शेप कैसा होगा, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर आपने फुटबॉल को ध्यान से देखा हो तो उसमें दो टाइप के पॉलीगन होते हैं, एक पेंटागन और एक हेक्सागन। तो जो पेंटागन होंगे वो कितने होंगे, 12, और जो हेक्सागन होंगे वो कितने होंगे, 20। तो 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन को मिलाएंगे तो एक फुटबॉल बनेगी, और उस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, बकमिंस्टर फुलरीन। अब इसका क्या यूज होगा, तो इसको यूज किया जाता है आयन ट्रांसफर के लिए। मतलब क्या हुआ कि एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, सपोज हम ये मान लेते हैं, ये एक बॉल है, ये बिल्कुल क्लोज्ड है, तो इसके अंदर अपन कोई भी एक आयन रख सकते हैं, वो रिएक्ट नहीं करेगा और उसको अपन दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल के अंदर अपन ने आयन रखा और उसको ट्रांसफर किया, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज आयन ट्रांसफर। बकमिंस्टर फुलरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C60। दो टाइप के इसमें पॉलीगन होंगे, पेंटागन एंड हेक्सागन। कितने पेंटागन, 12, हेक्सागन कितने होंगे, 20। तो ये हो गया एलोट्रोप। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब कार्बन इतना स्पेशल क्यों है कि उसके बारे में अपन को अलग से पढ़ना पड़ता है ना। जो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इस केमिस्ट्री को अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो आप आगे पढ़ोगे तो कार्बन में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वो उसको बाकी एलिमेंट से अलग बना देता है। तो दो चीजें आपको मिलेंगी बुक में, पहला क्या है टेट्रावैलेंसी, दूसरा क्या है कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी विल बी 4। अब कैटिनेशन क्या होता है, ये एक नया टर्म है जो आपको समझना है। कैटिनेशन इज द एबिलिटी टू फॉर्म ब्रांच्ड कंपाउंड, एबिलिटी टू फॉर्म ब्रांच्ड कंपाउंड। इसी को आप इस तरीके से और डिफाइन कर सकते हो कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी इज नोन एज कैटिनेशन। तो जो बहुत सारे ब्रांचिंग वाले कंपाउंड बनाने की जो एबिलिटी है वो कार्बन में होती है। बट जो ये दो रीजन है ये कुछ कुछ एलिमेंट में और भी होते हैं, जैसे टेट्रावैलेंसी, 14 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी वैलेंसी कितनी है, 4, सारे टेट्रावैलेंट है। और कैटिनेशन भी कुछ कुछ अमाउंट में फास्फोरस में भी होता है, सल्फर में भी होता है। तो आप एक रीजन और लिखोगे, दैट इज स्मॉल एटॉमिक रेडियस। जो पहला एलिमेंट होता है ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होगा वो सबसे डिफरेंट होता है। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। व्हाई इट इज डिफरेंट, बिकॉज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विल बी द स्मॉलेस्ट। जो पहला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के मेनली 3 रीजंस हैं, 2 नहीं लिखने हैं आपको, 3 लिखने हैं। कौन कौन सा, पहला टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटिनेशन, एंड लास्ट वन विल बी स्मॉल एटॉमिक रेडियस। क्लियर। अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो उनको 2 मेन कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। तो पहला कौन सा होगा, सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड विल बी एल्कीन एंड अनसैचुरेटेड में क्या आ जाएगा, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होंगे, कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन में, इसको ध्यान रखना। और एल्कीन और एल्काइन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में, और ट्रिपल हो जाएगा एल्काइन में। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा इट विल बी CnH2n+2 एंड फॉर एल्कीन इट विल बी CnH2n, और एल्काइन के लिए क्या होगा, CnH2n-2। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कुछ एपी टाइप आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 का कॉमन डिफरेंस है। यहां 2 था प्लस, यहां 2 नहीं है, यहां 2 माइनस कर दिया। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। n की वैल्यू अगर आप 2 रख देते हो तो ये कितना हो जाएगा, C2H, 2 2 4 + 2,
6, तो C2H6 विल बी एग्जांपल ऑफ एल्केन। आपने यहां 2 रखना है, तो C2H2 2 जा 4, तो C2H4 विल बी एल्कीन। और एल्काइन के लिए आपने यहां पर 2 पुट किया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 विल बी 2, तो C2H2 दिस विल बी एल्काइन। अब कुछ क्लासिफिकेशन और होते हैं, जैसे चेन हो गया, ब्रांच हो गया और रिंग हो गया। तो चेन कंपाउंड जिसमें सिंगल चेन होगा, स्ट्रेट चेन, ठीक है। ब्रांचिंग में क्या होगा, थोड़ा बहुत ब्रांचिंग हो जाएगा, यहां पे CH3 लगा दिया हमने, यहां पे CH3 लगा दिया, ये कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर आप इसमें साइक्लिक कंपाउंड भी देख सकते हो, CH2 CH2 CH2। अब ये कौन सा कंपाउंड हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, है ना, नाम भी हम बताएंगे आपको। तो साइक्लिक और ब्रांचिंग में एक कार्बन से 3-4 कार्बन चेन अगर जुड़ी होंगी तो उसको अपन बोलेंगे ब्रांच। नेक्स्ट वन इज रिंग। एक कंपाउंड आपको ध्यान रखना है, C6H6, इसको अपन बोलते हैं क्या, बेंजीन। So the name of this compound will be benzene। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। अगर 2 बेंजीन रिंग हो जाएंगी तो इसको हम बोलेंगे क्या, नेफ्थलीन। सिमिलरली अगर 3 बेंजीन रिंग हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे एंथ्रासीन। बट अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, बेंजीन, ठीक है। तो रिंग, ब्रांच, चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, क्लियर। अब आता है अपन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि आप केमिकल टेस्ट बताओ जिससे हम पता कर सकें कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या होगा, आपने कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है, हमने यहां पर लिया है क्या, इथीन। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर होता है ब्राउन कलर का। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसमें एडिशन रिएक्शन होगा, मतलब दोनों ब्रोमीन इस कंपाउंड में ऐड हो जाएंगे। तो एक ब्रोमीन यहां आ गया, एक ब्रोमीन यहां आ गया, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कलरलेस। दैट मींस ब्राउन कलर सॉल्यूशन टर्न्स इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। अगर ऐसा हो पाता है कि जो ब्राउन कलर था वो कलर उसका डिसअपियर हो गया और कलरलेस कंपाउंड बन गया, तो उसको अपन बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। क्लियर। इसका नाम अभी अपन लिख लेते हैं, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। IUPAC अभी हम आपको आगे बताएंगे। Now next topic is homologous series. This is the most important topic of this chapter. ये आपको 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन विच डिफर बाय CH2 यूनिट हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। तो जो हाइड्रोकार्बन की सीरीज होगी उसमें डिफरेंस कितने का होगा, CH2 का होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था AP कि 2 का डिफरेंस था एल्केन एल्कीन एल्काइन में, इसमें कितने का डिफरेंस होगा, CH2। एग्जांपल देखो, CH4 है, इसमें हमने CH2 ऐड किया, तो एक कार्बन ऐड करेंगे तो 1 + 1 विल बी 2, C2। H4 था, 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो कितना हो गया, 6। इसके बाद क्या आ जाएगा, C3H8। अगर इसके बाद भी आपको लिखना है तो C4H10, और ऐसे वो चलता जाएगा, आप कितने भी मेंबर्स लिख सकते हो। फिर C2H4 है तो C3H6 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज किसका होगा, एल्केन का होगा। ये किसकी सीरीज है, एल्कीन की है, और ये किसकी सीरीज हो जाएगी, एल्काइन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, आपसे बोल दिया CH3OH है, इसके आपको 3 होमोलोगस मेंबर बताने हैं, नेक्स्ट 3 मेंबर्स। तो इसमें क्या करना है, आपको CH2 बस ऐड करना है। तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, सो इट विल बी C2H5OH। फिर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, C3H7OH, and we'll repeat this process, so C4H9OH। समझ में आ? तो कोई भी कंपाउंड आपको दिया है, आपको होमोलोगस सीरीज बताना है, तो कैसे करेंगे, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज IUPAC। IUPAC इस चैप्टर का टॉपिक ऐसा है जिसको माना जाता है कि ये टफेस्ट टॉपिक है, मतलब आपको नाम लिखना है कंपाउंड के। तो पहले अपन समझ लेते हैं IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC विल बी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आप लोग इस चार्ट का फोटो ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो।
क्योंकि ये आपको अभी हम यूज कराएंगे, ठीक है। तो जब 1 कार्बन होगा तो इसको अपन ले लेंगे मैथेन, मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। फिर ये आपको मालूम है, ये अभी अपन ने देख लिया, सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहलाता है, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और ट्रिपल होगा तो एल्काइन। बट जो अपन यूज करेंगे इसमें वो होगा इन, इन एंड आइन। कैसे यूज करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप मेन आपको इतने ही पढ़ने हैं, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको अभी नहीं है। तो पहला है एल्कोहल, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन, चौथा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये दोनों है एल्किल ग्रुप, ठीक है। और लास्ट वाला है हेलोजन ग्रुप। तो अगर एल्कोहल होगा तो उसको अपन प्रीफिक्स में भी लिख सकते हैं और सफिक्स में भी लिख सकते हैं। प्रीफिक्स में क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी, एंड सफिक्स इट विल बी ऑल। सिमिलरली एल्डिहाइड अगर होगा तो इसको प्रीफिक्स में अपन नहीं लिखेंगे कुछ, इसका सफिक्स होगा बस अल, एल लिखा है। इनमें डिफरेंस क्या है, ये ओएल था, ये एएल है। इसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, कई बार ओएल को एएल लिख देते हैं, एएल को ओएल लिख देते हैं, उसमें मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट इज कीटोन ग्रुप। तो इसमें प्रीफिक्स में कीटो और ऑक्सो कुछ भी लिख सकते हो, और सफिक्स में क्या लिखेंगे, ओन, और अपन प्रेफर क्या करेंगे, सफिक्स, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, COOH उसका सिंबल होगा। एल्किल ग्रुप में CH3 होगा, C2H5, C3H7, ऐसे बहुत सारे एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरीके से वो चलेगा। नेक्स्ट इज हेलोजन। अब हमने एक एग्जांपल लिया है बस, क्लोरीन। तो क्लोरीन को अपन क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में क्लोरो, और सफिक्स में क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब अगर होता सपोज ब्रोमीन तो ब्रोमो या फिर ब्रोमाइड, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो या फिर फ्लोराइड, आयोडीन होता तो आयोडो और आयोडाइड, इस तरीके से चलता। अब अपन एग्जांपल इसको देखते हैं। तो इसमें पहले आपको देखना होगा नंबरिंग कहां से करेंगे। तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो अगर आप नंबरिंग यहां से करोगे तो भी वो सेकंड पे डबल बॉन्ड आएगा, और अगर आप नंबरिंग यहां से कर रहे हो तो भी वो सेकंड पे आएगा। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि सर सेकंड पे भी है और थर्ड कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, तो कौन सा अपन नंबर लेंगे। तो नंबर वो लिया जाएगा जो स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, 2। तो इसका नाम हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सो नेम विल बी ब्यूट। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड, और यहां क्या आ जाएगा, इन। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और अल्फाबेट है उसके बीच में क्या आएगा, एक डैश आएगा। अगर सपोज न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल मतलब अगर अपन 2 डबल बॉन्ड लगा देते तो अगर 2 3 होता तो 2,3 लिखते, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड इज 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है, इन, और OH लगा हुआ है तो ऑल। अब यहां आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो ई हमने लिखा है ये आपको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप किसी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो आप लिख रहे हो वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो ई है ब्यूटेन का, सॉरी इथेन का जो ई है लास्ट में ANE वाला ई, वो आपको हटाना पड़ेगा। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन ऑल, और उसमें ई यूज नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड, इसमें नंबरिंग कहां से होगी, राइट हैंड साइड से। क्यों होगी, क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप आपको पास पड़ रहा है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है। अब यहां डाउट हो सकता है कि सर हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन में देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं देखना है। तो कार्बन कार्बन में देखो आप सारे सिंगल बॉन्ड है, सो इट विल बी प्रॉप, इन, और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। पता कैसे चलेगा कीटोन और एल्डिहाइड में, इसमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो आप समझ लो अभी। तो जब भी C डबल बॉन्ड O या तो फर्स्ट कार्बन पे या लास्ट कार्बन पे लगा होगा, जैसे यहां पर फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, तो जब फर्स्ट या लास्ट पे होगा तो वो होगा एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर फर्स्ट या लास्ट पे नहीं है, बीच में कहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिस पे भी वो है, बस फर्स्ट और लास्ट पे नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट लास्ट पे नहीं है तो वो कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन। सो दिस विल बी प्रोपेन अल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, नंबरिंग आप यहां से करोगे, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O, ना ये फर्स्ट पे है और ना ये लास्ट पे है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप, एन, ओन। इसको नोटिस करते जाना आप कि हम ई नहीं लिख रहे हैं, है ना,
ई आपको हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें आपको नंबरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो नंबरिंग में आप ध्यान क्या रखोगे, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसी को मिलेगा। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2, इसका नाम लिख दो अब आप। तो 2 पे क्या लगा है? ब्रोमो। सो 2 ब्रोमो एथेन ओइक एसिड। तो 2 ब्रोमो इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्यों हुआ? क्योंकि COOH लगा है। तो COOH जब लगता है तो उसमें क्या आ जाता है? ओइक एसिड। तो IUPAC की ये सिंपल से एग्जांपल अभी हमने आपको बताए। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उससे ये आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इसमें यूज होता है, दैट इज आइसोमर्स। ये भी पूछा गया है कई एग्जाम में कि व्हाट आर आइसोमर्स। तो आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मतलब क्या हुआ इसका कि अपन ने एक कंपाउंड ले लिया, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7। ब्रोमीन कितना है? सिंगल ब्रोमीन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 1 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। सो यू विल राइट 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3। सो इट विल बी 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसमें आप काउंट करो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 7 एंड अगेन 1 ब्रोमीन इज देयर। तो C3H7Br C3H7Br दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। अब आपको देखना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे डिफरेंट है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन था, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है। दोनों का नाम अलग अलग है, इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चरल बेसिस पे अलग अलग है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इसका मतलब वो कैसे हैं? वो आइसोमर्स हैं। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, IUPAC नेमिंग आइसोमर्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, दैट मींस रिएक्शंस पढ़ना है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन। तो 2 टाइप के आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे जनरली, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कैसा देगा? क्लीन फ्लेम देगा। जैसे LPG जो गैस है, ठीक है, LPG में जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो सैचुरेटेड वाले क्लीन फ्लेम देंगे और अनसैचुरेटेड वाले येलो फ्लेम देंगे। फिर कंबशन रिएक्शन क्या होगा? CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O and some heat and light। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यूटेंसिल्स हैं या जो कंटेनर है जिसमें अपन कुक कर रहे हैं, तो उसका जो बेस होगा वो ब्लैक हो जाता है कई बार। सो व्हाई द ब्लैक कलर appears on the base of the utensils? So black color comes because of incomplete combustion। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो उसमें ब्लैक कलर आ जाएगा। अब इनकम्प्लीट कंबशन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है फ्यूल खत्म हो गया हो, या हो सकता है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई ना हो। ठीक है, तो ब्लैक कलर किस वजह से आता है? इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से आता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा हुआ है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। प्लस मतलब एडिशन और माइनस मतलब रिमूवल। ठीक है, तो CH3CH2OH कितने कार्बन है इसमें? 2। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। नाम क्या होगा? एथ एन ऑल। एथ क्यों आया? 2 कार्बन थे। एन क्यों आया? सिंगल बॉन्ड था। ऑल क्यों आया? फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल था। तो जब हम इसकी रिएक्शन KMnO4 या K2Cr2O7 किसी में से 2 में से किसी एक से कराना है आपको, ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट। और K2Cr2O7 का क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? कितने कार्बन है? 2। सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नेम विल बी इथेनोइक एसिड। तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे KMnO4 या फिर K2Cr2O7। नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन नाम से क्लियर है कि कुछ उसमें ऐड हो रहा है। तो आपने क्या लिया? इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। सो नेम विल बी एथीन। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन से
इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, दैट मींस निकेल इज अ कैटलिस्ट। तो निकेल की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो दोनों जो हाइड्रोजन होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो ये जो हमने अलग से हाइड्रोजन लिखे हैं ना, ये वाले हाइड्रोजन जो साइड में लिखे हैं वो भी हाइड्रोजन ही है, बट ये क्या शो कर रहा है, ये वाले हाइड्रोजन ऐड हो गए। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई। तो इसमें आप नोटिस करो एक चीज, अनसैचुरेटेड से क्या बन रहा है, सैचुरेटेड बन रहा है। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है अगर आपको, तो आपको कौन सी रिएक्शन करनी है, एडिशन रिएक्शन करनी है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, जो आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो उसी टाइप से रिएक्शन होगी। CH4 की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे। अब यहां ध्यान क्या रखना है आपको, तो जो क्लोरीन है वो हमेशा सनलाइट में ही रिएक्ट करेगा, वो डार्कनेस में नहीं करेगा। सनलाइट होना चाहिए तभी वो रिएक्शन होगी। और ब्रोमीन जो होता है वो डार्क एनवायरमेंट में रिएक्ट करता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में अपन रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन अलग हो जाएगा और Cl हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, दैट मींस सब्स्टिट्यूट कर देगा। सो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3Cl। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते किससे, क्लोरीन से। तो ऐसे करके 4 रिएक्शन होंगी और एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CHCl3। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसका जो नाम होता है कॉमन नेम वो क्लोरोफॉर्म होता है। और ये कंपाउंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, और आपने नाम भी सुना होगा क्लोरोफॉर्म का, जिससे अपन बेहोश करते हैं आदमियों को। तो CHCl3 इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं इस चैप्टर में जो इनकी प्रॉपर्टीज आपको दी हुई हैं। पहला है इथेनॉल, दूसरा है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अब इनका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल। तो अगर कहीं इथाइल अल्कोहल लिखा है इसका मतलब वो इथेनॉल के बारे में बात कर रहे हैं। और इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो अगर कहीं एसिटिक एसिड लिखा है तो मतलब किसकी बात हो रही है, इथेनोइक एसिड की हो रही है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ये आपको मालूम भी है, जो ड्रिंक्स पर्पस के लिए यूज होता है वो लिक्विड ही होता है, और उसमें बहुत कम इथेनॉल होता है, वो प्योर इथेनॉल नहीं होता है ना, प्योर इथेनॉल अपन नहीं पी सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड, इट फ्रीजेस इन विंटर सो इट इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो अगर आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाई इथेनोइक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बिकॉज इट फ्रीजेस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर के अराउंड ही होता है, विंटर्स में वो फ्रीज हो जाएगा ना। नेक्स्ट इज, इथेनॉल जो है वो कफ सिरप्स में यूज होता है। इसका जो मेजर यूज है वो कफ सिरप्स एंड डिओड्रेंट्स में भी यूज होता है। फिर रिएक्शन विद सोडियम, ये एक केमिकल टेस्ट है। अगर जैसे अपन ने केमिकल टेस्ट पढ़ा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, तो ये केमिकल टेस्ट होता है एल्कोहल ग्रुप का। आप इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से करोगे तो ये बनेगा C2H5ONA। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी सोडियम एथॉक्साइड। और इसमें जो गैस लिबरेट होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। क्लियर। फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो हमने इथेनॉल लिया, इसकी रिएक्शन हम करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से। अब ये आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जो अल्कोहल था उससे ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इथीन। बाय प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर। तो जब अपन रिएक्शन लिखते हैं तो बाय प्रोडक्ट पे उतना फोकस नहीं करते हैं, जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमने लिखा हुआ है। अब आते हैं अपन इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कहां होता है, विनेगर में होता है। कितना, 5 to 10% इथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में। फिर ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको डायरेक्ट नाम से रिएक्शन आएगा, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एसिटिक एसिड CH3COOH, दैट मींस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे किससे, इथेनॉल से, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। किसके प्रेजेंस में हो रहा है,
H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा, ईस्टर बनेगा। और इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, तो इसको परफ्यूम्स वगैरह में यूज किया जाता है। तो इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल विल गिव ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब यहां एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि हमने यहां पर एसिड जो लिया है वो H2SO4 ही क्यों लिया है, कोई और एसिड क्यों नहीं लिया। तो H2SO4 क्यों अपन लेते हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन हो रही है उसमें भी क्या हो रहा है, वाटर रिमूव होता है। तो CH3COO C2H5 जुड़ गया, दैट मींस वाटर इज रिलीज्ड, जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर भी बना है। ठीक है, अब वाटर रिमूव किससे होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, H2SO4। तो अगर आपसे वो पूछते हैं, बोलते हैं मतलब कि H2SO4 को क्यों यूज किया है, तो H2SO4 को यूज इसीलिए किया है बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फिर रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये केमिकल टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे सोडियम क्या है, जैसे अपन ने रिएक्शन कराई थी ना सोडियम से, वो किसका टेस्ट था, एल्कोहल का टेस्ट था। और ये टेस्ट किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से करेंगे, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करना है, वो बैलेंस आप कर सकते हो। तो जब हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, CO2 एंड H2O जो होंगे वो बाय प्रोडक्ट होंगे। इसमें जो नोटिस करने वाली चीज है वो क्या है कि इसमें CO2 गैस बनती है। तो जब भी अपन कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा शेक करके ओपन करते हैं ना, तो जो उसमें बबल्स आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, CO2 गैस लिबरेट हो रही है। तो वैसे ही जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे तो उसी तरीके से बबल्स बनेंगे और उसको अपन बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो जो CO2 गैस है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ CO2 गैस इवॉल्व होगी और ये जो CO2 गैस है वो लाइम वाटर को किसमें टर्न कर देगी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जो लाइम वाटर है उसको वो मिल्की टर्न कर देगी, दैट मींस एक वाइट सॉल्यूशन टाइप बन जाएगा। क्लियर, तो ये किसका टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये क्या होगा, एसिड होगा और इसका pH 7 से कम होगा। ठीक है, तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जिसमें से इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है, इथेनोइक एसिड। इन दोनों के कंपैरिजन में दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है इथेनोइक एसिड। क्यों है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन, इसमें दोनों यूज हो गया, इथेनॉल भी यूज हो गया, इथेनोइक एसिड भी हो गया। ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम इथेनॉल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड इट विल गिव ईस्टर। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईस्टर। क्लियर, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज सोप। तो अब सोप क्या होता है, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज फैटी एसिड। तो इट इज अ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी लिख सकते हो या सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब प्लस माइनस दो टाइप के चार्ज होंगे। ठीक है, तो जो प्लस वाला चार्ज होगा दैट मींस जो पोलर पार्ट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग। तो जो वाटर लविंग पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और जो वाटर हेटिंग होगा मतलब जो वाटर के पास नहीं रहना चाहेगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। तो ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं आपको मालूम है, ये नॉन पोलर होते हैं और ये जो आयन है वो पोलर होता है, इसीलिए ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। दो पार्ट हैं सोप में। ठीक है, अब जब इस सोप का यूज जो होता है मतलब क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप जो पार्ट है उसमें आपको कुछ नहीं समझना, सिंपल सा टॉपिक है कि जो डर्ट है वो क्या करेगा, जब अपन उस डर्ट में सोप अप्लाई करेंगे तो ऐसे बहुत सारे जो मॉलिक्यूल हैं ये सब सोप मॉलिक्यूल हैं, एक कलेक्शन जो बना लेंगे और उस कलेक्शन में क्या होगा, जो डर्ट के पास पार्ट होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो डर्ट के पास चला जाएगा और हाइड्रोफिलिक कहां आ जाएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट विल बी विद वाटर। तो इस तरीके से उस डर्ट को उसने कवर कर लिया, किसने, सोप मॉलिक्यूल ने। इस फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं मिशेल। ठीक है,
मिसेली भी बोलते हैं, मिशेल भी बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। और जब हम इसको पानी से धोएंगे, रिंस करेंगे और रिंस विद वाटर, देन दिस डर्ट विल बी रिमूव्ड अलोंग विद सोप। दिस इज नोन एज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में कुछ नहीं करना है आपको बस बताना होगा ये डायग्राम बना के कि जो डर्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट से कवर हो जाती है। हाइड्रोफिलिक वाटर के पास, हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट के पास, ठीक है। और जब इसको हम रिंस करेंगे वाटर से तो ये जो डर्ट है वो सोप मॉलिक्यूल के साथ रिमूव हो जाएगा। दिस इज नोन एज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। नाउ नेक्स्ट इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का यूज अपन को क्यों पड़ा, मतलब डिटर्जेंट क्यों लाना पड़ा? तो डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड हैविंग लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें नई चीज क्या आ गई? सल्फोनिक एसिड। तो डिटर्जेंट और सोप में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सोप गिव्स लेदर इन सॉफ्ट वाटर बट इट विल नॉट फॉर्म फोम और लेदर इन द हार्ड वाटर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये पीपीटी बना लेते हैं किसके साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ। कौन? सोप वाले। बट ये जो डिटर्जेंट है ये पीपीटी नहीं बनाएगा। द चार्ज एंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल पीपीटी विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है। तो सोप जो मॉलिक्यूल है वो पीपीटी बना लेगा, डिटर्जेंट जो है वो पीपीटी नहीं बनाएगा। तो इतनी जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको आप एक बार और देख लेना और इसके नोट्स बनाना प्रॉपर, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में ऊपर ऊपर से बस पढ़ लोगे तो आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी, वो बस आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको केमिस्ट्री समझ आएगी। क्लियर? तो ये जो चैप्टर था वो इतना ही था, इतना ही आपको रिवाइज करना है। इसको बार बार आप लिख कर रिवाइज करो, रिएक्शंस को आपको प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे में ये चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा। ओके, सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो इसका मैं आपका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत ही फेमस कोट है दैट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट सिंपली दैट मीन्स यू हैवंट अंडरस्टूड इट वेल इनफ। तो अगर हम आपको इजीली समझा नहीं पा रहे हैं, कोई आसान चीज में बात बता नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो टॉपिक हमें ही क्लियर नहीं है ना।